Good morning, dear students. Let us start our chapter 4, Structure of Atom. Beta, in previous chapter, that is chapter number 3, we learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. हमने ये पढ़ा कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल या तो एटम है या फिर मॉलिक्यूल्स है. मीन्स एटम्स मिलकर के या मॉलिक्यूल्स मिलकर के कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड बनाते हैं. डाल्टन ने भी कहा कि एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है. लेकिन इसके बाद साइंटिस्ट के सामने चैलेंज आए. A major challenges before the scientists at the end of 19th century to reveal the structure of the atom. ये आए कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा अंदर से. बेटा, ठीक उसी तरीके से जैसे एक छोटे बच्चे को बॉल दे दी जाए, वो उसको खोलने की कोशिश करता है कि उसके अंदर क्या है. तो इसी तरीके से साइंटिस्ट के अंदर भी ये इच्छा थी जानने की कि आखिर एटम के अंदर क्या चीज़, अगर ये सबसे छोटा पार्टिकल है तो एटम के अंदर आखिर है क्या. और सबसे ज़्यादा उस वक्त प्रॉब्लम आई, मतलब कि उस वक्त साइंटिस्ट के दिमाग में आई कि एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम द स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. मीन जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी हुई तो उस टाइम पर ये पता चला कि वाकई एटम के अंदर कुछ ना कुछ है. चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर. आप लोगों ने ऐसे एक्टिविटी की होगी कि अपने ड्राई हेयर के ऊपर अगर आप कॉम्ब करते हो, फिर उससे देखते हो कि स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. या कई बार आप लोगों ने देखा होगा स्केल लेके आप अपने बालों में अगर थोड़ी देर के लिए रब करते हो तो उसके बाद देखते हो कि वो पेपर की तरफ, मीन्स पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो इधर से हमें क्या पता चलता है कि व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज. लेकिन ये चार्ज आया कहाँ से? तो यही क्वेश्चन साइंटिस्ट के दिमाग में अराइज हो रहा था कि आया कहाँ से. कई साइंटिस्ट ने इसके पीछे किया, मीन्स खोजबीन की. 1900 तक एटम्स वाज नॉट अ सिंपल इंडिविजुअल बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल. 1900 तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया था कि एटम्स के अंदर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल हैं. द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन. मीन्स इलेक्ट्रॉन किसने देखा? जे थॉमसन ने फाइंड आउट किया इसको. बिफोर द इलेक्ट्रॉन मीन्स पहले आपको करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने सबसे पहले देखा. लेकिन इसकी खोज करने से पहले ई गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले 1886 में ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज की डिस्कवरी की थी और ये कहा था वो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस हैं, जिससे बाद में ये डिस्कवर हो गया कि एटम के अंदर एक और पार्टिकल है, वो है प्रोटॉन. और इसका जो मास है अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है. मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है. और बाद में ये दिया गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. अगर हम प्रोटॉन का मास 1 यूनिट रखें, ठीक है, और इसका चार्ज प्लस रखें, मीन्स +1 रखें, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल. तो आप आइडिया लगा लो, अगर प्रोटॉन का मास 1 kg है तो 1/2000 पार्ट्स इलेक्ट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ग्राम के इक्वल होगा. और इसका जो चार्ज है वो -1 होगा. इसके बाद साइंटिस्ट आए, उन्होंने कोशिश की कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम ढूंढा जाए कि एटम के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफ्रेंशिएट करती है. जैसे गोल्ड का एटम आयरन के एटम से किस चीज़ में डिफरेंट है, आखिर क्या चीज़ है दोनों के अंदर जो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है. तो ये साइंटिस्ट के दिमाग में चल रहा था. तो उसमें सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. थॉमसन ने अपने एटम का मॉडल दिया. उसने क्या बताया, ध्यान से सुनना. He proposed the model of an atom as similar to that of the Christmas pudding.
उसने कहा कि एटम का जो मॉडल है वो क्रिसमस पुडिंग की तरह है, या फिर इसको वाटरमेलन के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे आपके इधर ये दिखाया गया है कि वाटरमेलन में जो रेड एडिबल पार्ट है दैट इज द पॉजिटिव, मीन्स रेड एडिबल पार्ट इज द पॉजिटिव स्फीयर एंड ब्लैक सीड्स कैन बी कंसिडर्ड एज द इलेक्ट्रॉन। और दूसरा इसने जो क्रिसमस पुडिंग से कंपेयर किया, आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिसमस पुडिंग में वो फ्लफी केक टाइप का होता है और उसके अंदर फ्रूट्स लगे होते हैं, तो वो क्रिसमस पुडिंग तो पॉजिटिव की तरह काम करेगा और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो फ्रूट्स लगे हुए ना, ड्राई फ्रूट्स, वो उसकी तरह काम करेंगे। तो इसने अपने मॉडल को दो चीज़ों से कंपेयर किया, एक तो क्रिसमस पुडिंग के साथ और दूसरा वाटरमेलन के साथ। क्रिसमस पुडिंग में फ्रूट्स नेगेटिव पार्ट है और वाटरमेलन में उसके जो ब्लैक सीड्स हैं दे आर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, लाइक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। नाउ थॉमसन प्रपोज्ड दैट, थॉमसन ने क्या प्रपोज किया है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन्स एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, एम्बेडेड मीन्स इसके अंदर फंसे हुए हैं। दूसरा इसने क्या कहा, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल है, सो एटम एज अ होल क्या बन गया, न्यूट्रल, मीन्स उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन क्या हो गया, बाद में ये मॉडल फेल हो गया बिकॉज द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा, वो इस मॉडल के द्वारा सक्सेसफुल नहीं हुए। उसके बाद सेकंड नंबर पर आया बेटा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अर्नेस्ट रदरफोर्ड was interested in knowing how the electrons are arranged within the atom। तो इसकी कोशिश यही ढूंढने की थी कि किस तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल लिया। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। उसने ऐसे एक थिन गोल्ड फॉइल लिया, ऐसे थिन गोल्ड फॉइल लिया, मीन्स गोल्ड की पतली सी लेयर ली उसके, और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की उसने। और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल। अब उसने गोल्ड फॉइल ही क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि हाईली मेलिएबल मेटल कौन है, वो गोल्ड है। ऐसे ही सिल्वर भी होता है लेकिन गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल है, दैट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, इसीलिए उसने गोल्ड को लिया था। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। इतनी पतली लेने के बाद भी वो 1000 एटम थिक लेयर थी। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, दे हैव अ मास ऑफ 4u। The fast moving alpha particles have a considerable amount of energy। ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस हैं। बेटा हीलियम एक गैस है जिसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो टोटल मास इसका 4 हो जाता है और इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल देते हैं, या आप अभी आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका मास हो जाएगा 4u, मीन्स किसी भी एटम का जो मास होता है दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सो हेयर द मास इज 4u। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रॉन निकल जाते, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियस रह गया और न्यूक्लियस के अंदर चार्ज पॉजिटिव होता है। सो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, और जब ये फास्ट मूव करते हैं दे हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। ऐसा एक्सपेक्ट किया उसने कि गोल्ड एटम के अंदर जब हम अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं इसके ऊपर, तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी जो इसके रास्ते को बदल देगी, मीन्स
इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाएगी, इसका रास्ता मुड़ जाएगा। अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। अल्फा पार्टिकल्स काफ़ी हैवी हैं प्रोटॉन के मुकाबले। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, अभी आप सीख लोगे इसके बारे में, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इससे लार्ज डिफ्लेक्शन होगा। अब मैं थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंट समझाती हूँ आप लोगों को। आपकी बुक के अंदर तो बहुत सारे एटम्स बने हुए बेटा, मैं एक एटम को लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अल्फा पार्टिकल्स जब हमने बम्बार्डमेंट की, वो काफ़ी पार्टिकल्स तो स्ट्रेट निकल गए, दीज आर द अल्फा पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। और कुछ उसने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, मीन्स अपने रास्ते से मुड़ गए। आप देख सकते हो, ठीक है, ये ऐसे मुड़ रहे, इसका मतलब अभी समझाती हूँ मैं आपको। और कुछ जो है जा करके वापस अपने रास्ते से आ गए। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है एटम के अंदर जो अल्फा पार्टिकल्स के पाथ को टर्न कर देते हैं, मीन्स चेंज कर देती है, जिससे कि ये मुड़ जाते हैं। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या रही? इसकी ऑब्जर्वेशन बेटा, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये इसकी ऑब्जर्वेशन के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब इसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, किस पर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। हिज ऑब्जर्वेशन वाज most of the fast moving alpha particles pass straight through the gold foil. You can see here maximum alpha particles pass straight through the gold foil. Some of the alpha particles were deflected by the foil by small angle. कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, मीन्स मुड़ गए। Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound. अप्रोक्सीमेटली 12,000 में से एक पार्टिकल रीबाउंड हो गया। रीबाउंड मीन्स अपने रास्ते पर वापस आ गया। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकाला, मीन्स उसने क्या फाइंड आउट किया? उसने ये फाइंड आउट किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, ये कंक्लूजन करना है बेटा, कंक्लूड क्या किया उसने इससे? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर काफ़ी जगह एम्प्टी है। क्यों? मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या हुए? मैक्सिमम पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल गए। आपका जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जो स्ट्रेट गए, तो उससे क्या कंक्लूड होता है? दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी, अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय ए स्मॉल एंगल। तो इससे क्या पता चलता है? द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, कि पॉजिटिव चार्ज ने बहुत ही कम जगह ली है, एटम के अंदर बहुत ही कम जगह है उसकी पॉजिटिव चार्ज की। ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा। और उसके बाद जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी कि 1 out of 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड, इससे क्या पता चला? ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम जगह के अंदर कंसंट्रेट है, इकट्ठा है। उसने कैलकुलेट किया फ्रॉम द डाटा, कैलकुलेटेड दैट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 to the power 5 times लेस देन दैट ऑफ द एटम। तो अंदाजा लगा लो आप लोग कि इसका जो रेडियस है एटम के रेडियस से 10 to the power 5 times कम है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। अपनी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बेस पर उसने क्या बताया? देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो इसका न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी रदरफोर्ड ने। उसने कहा कि एटम के सेंटर में क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। एक और चीज रहेगी, ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, कि सारा जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास। एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम।
न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के मुकाबले बहुत ही कम है। अब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी थी। ड्रॉबैक में इसने कहा, क्या कहा, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ये बोलते जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं वो स्टेबल नहीं है। एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट अंडरगो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स उसकी स्पीड तेज हो जाती है, कोई भी पार्टिकल स्पीड बढ़ाता है, और जब एक्सेलरेट होता है इट रेडिएट एनर्जी, उसमें से एनर्जी निकलती है। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो ये जब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी लूज करेगा तो फाइनली वो आकर किसमें गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इफ देयर वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। तो उसने कहा कि अगर ऐसा होता है, अगर न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है, एटम इज अनस्टेबल। तो मेन इसकी ड्रॉबैक क्या थी, इसने ये कहा कि एटम जो है अनस्टेबल है। हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। तो मैटर जो है ना, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं कि एटम्स का बना हुआ है और वो स्टेबल है, वो नहीं हो सकता है। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट, और हमें पता है एटम्स स्टेबल है, लेकिन उसने क्या कहा कि एटम्स अनस्टेबल है।